ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? क्रोमोसोम के संरचनाओं के बारे में पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है, इसको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है ना। हमारा प्रयास है कि हम कैसे इसको आपको बताएं ताकि ये समझ आए अच्छे से और आप इसको पेपर में आप अच्छे से लिख पाए। ठीक है, तो देखो बेटा शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में वैज्ञानिक ने कहा जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं। किसके माध्यम से देखते हैं? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं तो पता चलता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो 5 भागों से मिलकर बने होते हैं। कितने भागों से मिलकर बनी है? 5। सबसे पहले आता है हमारा क्रोमैटिड, है ना। सबसे पहले पॉइंट आ जाएंगे क्या? क्रोमैटिड की बात करते हैं। ठीक है, क्रोमैटिड या क्रोमैटिन भी बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला पॉइंट हमारा क्या आता है? क्रोमैटिड। उसी प्रकार से दूसरा हमारा ये टोटल मिला के आपके कितने भागों से मिलकर बनी हुई है? 5। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या? क्रोमैटिड। अगर एक गुणसूत्र की बात किया जाए, कितने? एक अगर क्रोमोसोम की बात करते हैं तो एक जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, उसमें 2 क्रोमैटिड आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी क्रोमोसोम आप देखेंगे, एक क्रोमोसोम में क्रोमैटिड की संख्या कितनी होती है? अगर आपसे पूछा जाए तो बताना है कि एक क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें क्रोमैटिड की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और दोनों क्रोमैटिड, जैसे ये वाली पूरी संरचना, ये आप देख रहे हैं, ये बाहर वाली जो संरचना है ये हमारी क्या कहलाती है? क्रोमैटिड कहलाती है, क्रोमैटिड। उसी प्रकार से ये कितनी हो गई? दूसरी हो गई। तो ये पूरे कहलाएंगे क्या? एक गुणसूत्र। यहां से यहां तक के क्या कहलाएंगे? एक गुणसूत्र। तो एक गुणसूत्र, एक क्रोमोसोम की बात करते हैं तो एक क्रोमोसोम में क्रोमैटिड की संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है? 2। और 2 क्रोमैटिड जो होते हैं वो आपस में सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर। अगर एक क्रोमोसोम है, 2 क्रोमैटिड है, सपोज मान लो ये क्रोमैटिड हुआ, ये सेकंड हुआ, और बीच वाला पोर्शन जो हुआ हमारा क्या हुआ? सेंट्रोमियर। तो एक क्रोमोसोम जो रहते हैं उसमें क्रोमैटिड की संख्या 2 और सेंट्रोमियर की संख्या 1 होती है। इस आधार पर बोल सकते हैं कि क्रोमैटिड 2 पाए जाते हैं जो आपस में सेंट्रोमियर के द्वारा क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्रोमैटिड के अंदर पाया जाता है मैट्रिक्स। जैसे यहाँ देखो ये जो डॉट 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 आपको दिखाई दे रहे हैं ये कहलाता क्या है? मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्रोमैटिड के अंदर क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? मैट्रिक्स जो होते हैं भरे होते हैं, और इस मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा क्या पाए जाते हैं? जैसे ये धागेनुमा संरचना के रूप में फैले हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये धागेनुमा संरचना के रूप में आपको जो क्रोमैटिड के अंदर जो पाई जाने वाली संरचना होती है उसको हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ये धागेनुमा संरचना के रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। किसके अंदर? क्रोमैटिड के अंदर, या बोल सकते हैं क्रोमोसोम के अंदर। अगर इनकी बात किया जाए क्रोमोनिमेटा की, तो इसी क्रोमोनिमेटा के अंदर बेटा बहुत सारे जीन्स होते हैं। देखो ये क्रोमोनिमेटा, ये क्या हुआ? ये हमारी जो संरचना दिखाई दे रही है ये क्रोमोनिमेटा हुआ। तो क्रोमोनिमेटा के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे जीन जो होते हैं एक रेखीय क्रम पे क्या होता है? व्यवस्थित होता है ना। तो अगर क्रोमैटिड के अंदर क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर भरे होते हैं क्या? क्रोमोनिमेटा। और क्रोमोनिमेटा में पाया जाता है जीन जो एक रेखीय क्रम में क्या होता है? व्यवस्थित होता है। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं कि क्रोमैटिड क्या हो जाती है? एक क्रोमोसोम में इसकी संरचना 2 पाई जाती है। अगर क्रोमैटिड की बात किया जाए तो क्रोमैटिड जो होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। क्रोमैटिड कितने प्रकार से पाए जाते हैं? 2 प्रकार से कुंडलित रहते हैं ना। ये पहला आ जाता है, हमारा पहला प्रकार आ जाता है क्या? एक पैरानेमी। पहले वाले संरचना को बोला जाता है पैरानेमी। पैरानेमी। अगर ऐसा क्रोमैटिड है ना, पैरानेमी ऐसा क्रोमैटिड जिसका कुंडलन नहीं के बराबर होता है। मतलब वो, जैसे आप देखते होंगे किसी रस्सी को देखते होंगे, रस्सियों में जब 2 प्रकार के रस्सी अगर फंसे रहते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? कुंडलन, है ना। तो अगर पैरानेमी कुंडलन, वह कुंडलन होता है या क्रोमैटिड होता है जिसमें इसकी कुंडलन जो होती है वो नहीं के बराबर होती है, और अगर इसको हम एक दूसरे से अलग कर, ये कहलाता है पैरानेमी क्रोमैटिड। तो अगर इसमें कुंडलन जो है इतना सघन नहीं होता, सघन मतलब वो ज्यादा गुथे नहीं रहते, है ना। अगर इसको एक दूसरे से अलग करना होता है तो हम बिल्कुल सिंपल रूप से हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे से कुंडलन को हम अलग कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है बेटा
पैरानेमिक के बाद आ जाता है प्लेक्टोनेमिक। दूसरे को क्या बोला जाता है? प्लेक्टोनेमिक, है ना। प्लेक्टोनेमिक क्रोमैटिड की ऐसी संरचना होती है जिसमें क्रोमैटिड का कुंडलन जो होता है बिल्कुल सघन होता है। सघन कहने का मतलब है वो एक दूसरे से क्या है, ऐसे घिरे होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ रहे हैं ना। तो ये क्या होता है, इसका कुंडलन इतना अधिक होता है, इतना अधिक होता है कि इसको आसानी से अगर अलग करना चाहेंगे तो ये क्या है, आसानी से, इतनी आसानी से अलग नहीं होता है। तो इसको बोला जाता है क्या, प्लेक्टोनेमिक संरचना। मतलब क्रोमैटिड जो होते हैं, क्रोमैटिडों का कुंडलन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक जो होता है पैरानेमिक बोलते हैं, इसका कुंडलन इतना सघन नहीं होता, अगर उसको अलग करना चाहते हैं तो हम सिंपली तौर पे उसको अलग कर सकते हैं। दूसरा होता है प्लेक्टोनेमिक संरचना। प्लेक्टोनेमिक संरचना ऐसी संरचना होती है क्रोमैटिड की जिसमें क्रोमैटिड का कुंडलन इतना अधिक होता है, इतना अधिक होता है, उसको सघन रूप से कुंडलित होते हैं। तो अगर उसको सिंपली तौर पे अगर अलग करना चाहेंगे तो आसानी से वो अलग नहीं होता। अलग तो होता है लेकिन यूं ही तरीके से हम उसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्रोमैटिड। दूसरा आ जाता है, आप क्रोमोसोम की संरचना की बात करते हैं, दूसरा हमारा संरचना आता है बेटा क्या, सेंट्रोमियर, है ना। इसमें सेंट्रोमियर तो देखते हैं सेंट्रोमियर अगर एक क्रोमोसोम की बात किया जाए तो सेंट्रोमियर जो रहते हैं हमेशा सेंटर पोर्शन पे पाए जाते हैं। सेंटर पोर्शन कहने का मतलब कि ये दो क्रोमैटिड को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जिस प्रकार से अगर आप बिल्डिंग बनाते होंगे, आप बिल्डिंग बनाते हुए देखे होंगे तो दो ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का लेप लगाया जाता है, उसी प्रकार से दो क्रोमैटिडों को जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो सेंट्रोमियर। मतलब ये बोल सकते हैं कि दो क्रोमैटिड के बीच में कौन पाया जाता है, तो सेंट्रोमियर पाया जाता है। इसी को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी भी होता है। तो ये दो जो क्रोमैटिड को जोड़ रहा है उसी को बोला जाता है क्या है, सेंट्रोमियर। और ये जो सेंट्रोमियर जो होते हैं वो उसका भाग कैसा होता है, सकरा होता है। जैसे अगर क्रोमैटिड की अपेक्षा इसका भाग कैसा होता है, सकरा होता है। और इनकी अगर बात किया जाए तो प्रत्येक गुणसूत्र में, अगर एक गुणसूत्र की बात करते हैं, क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो इनकी संख्या जो होती है 1, 2 या 2 से भी अधिक हो सकती है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि इस क्रोमोसोम में आपको कितने दिख रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं, है ना। सेंट्रोमियर की संख्या ये पहली वाली हो गई, ये सेकेंडरी, है ना, मतलब ये दूसरी वाली। तो इसी प्रकार से बोल सकते हैं कि एक क्रोमोसोम की संरचना जो होती है उसमें सेंट्रोमियर की जो संख्या होती है 1 या 2 या 2 से भी अधिक हो सकती है। ठीक है, और इसकी संख्या के आधार पर, सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर गुणसूत्र को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। एक होता है हमारा क्या, इसमें आ जाता है, पहला आ जाएगा क्या, मोनोसेंट्रिक, है ना। पहला आ जाता है मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम वह क्रोमोसोम होता है, ऐसा गुणसूत्र होता है जिसमें सेंट्रोमियर की संख्या कितनी होती है, अगर आपसे पूछा जाए तो बताना 1 होती है। उसी प्रकार से आ जाता है सेकेंड डाइसेंट्रिक, है ना। दूसरा क्या आ जाएंगे, डाइसेंट्रिक। डाइसेंट्रिक कहने का मतलब यह होता है इसमें पाए जाने वाले सेंट्रोमियर की संख्या कितनी होती है, अगर आपसे पूछा जाए तो बताना कितनी है, 2 होती है। तीसरा आता है पॉलीसेंट्रिक, है ना, पॉलीसेंट्रिक। तीसरा क्या हो जाएंगे, पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक कहने का मतलब है जिसमें सेंट्रोमियर की संख्या, ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, इस प्रकार से पाए जाने वाले क्रोमोसोम को हम पॉलीसेंट्रिक, 2 से अधिक होती है उसे हम पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। चौथा आ जाता है एक्रोसेंट्रिक। चौथा क्या आ जाएंगे, एक्रोसेंट्रिक ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर ही नहीं होते। सेंट्रोमियर का क्या होता है प्यारे बच्चों, अभाव होता है बेटा, उसी को हम क्या कहेंगे, एक्रोसेंट्रिक कहेंगे। और चौथा आ जाता है डिफ्यूजेड। पांचवा आ जाता है डिफ्यूजेड, वितरित। हिंदी में क्या बोलते हैं, वितरित। तो इस प्रकार के क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिसमें सेंट्रोमियर तो पाए जाते हैं लेकिन हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, है ना। ऐसे क्रोमोसोम को हम डिफ्यूजेड या वितरित क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी पहली संरचना कौन सी थी, क्रोमैटिड। दूसरी संरचना हो जाती है क्या, सेंट्रोमियर। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब तीसरा आ जाता है हमारी संरचना जो होती है उसमें आ जाता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो देखते हैं कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन
क्या होता है, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। ये ऐसे मतलब जिस प्रकार से पहले सेंट्रोमियर होते हैं उसको हम सेकेंडरी सेंट्रोमियर के नाम से भी जान सकते हैं या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं ना। ये गुणसूत्रों की पहचान में हमें सहायता प्रदान करते हैं। सेकेंडरी जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उसका काम क्या होता है कि गुणसूत्रों को, कौन सा गुणसूत्र है, कैसा गुणसूत्र है, इनके बारे में हमको पहचान करने का काम करते हैं, पहचान करने में इनका उपयोग होता है ना। और मनुष्य की अगर बात किया जाए तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है ना। तो ये हो जाता है क्या हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। चौथा आ जाता है हमारा क्या, सैटेलाइट। चौथा क्या आ जाएंगे, सैटेलाइट। अगर सैटेलाइट की बात किया जाए तो सैटेलाइट क्या होती है, इसके बारे में देखना है कि क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम में जो बाहर की ओर एक और संरचना पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, सैटेलाइट कहते हैं। और सैटेलाइट जो होते हैं, अगर मनुष्य में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितनी होती है, 46। तो 46 में जो होती है उसमें 5 जो होते हैं वो सैटेलाइट क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सैटेलाइट अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मनुष्य में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, उसमें सैटेलाइट की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कितनी होती है, 5 होती है। जैसे पहले नंबर के क्रोमोसोम ये भी सैटेलाइट क्रोमोसोम कहलाते हैं, 10वें नंबर के क्रोमोसोम ये भी सैटेलाइट क्रोमोसोम कहलाएंगे, और 13वें नंबर के क्रोमोसोम जो होते हैं ये भी सैटेलाइट, 16वें नंबर के क्रोमोसोम और एक हो जाएंगे वाई क्रोमोसोम, मतलब 26वें नंबर के जो क्रोमोसोम रहेंगे, एक्स और वाई जो रहते हैं 23 पेयर पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है इसमें हम बोल सकते हैं पहले नंबर के, 10वें नंबर के और 13वें नंबर के और 16वें नंबर के और एक जो होता है वाई। तो इस प्रकार से अगर ह्यूमन की बात की जाए, मनुष्य की बात करते हैं, तो 5 जो क्रोमोसोम्स की संख्या होते हैं उसको सैटेलाइट क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है, लास्ट हमारा संरचना आ जाता है बेटा टीलोमियर। ठीक है, देखते हैं कि टीलोमियर्स का काम क्या होता है। क्रोमोसोम की संरचना पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़े, क्रोमैटिड पढ़े, दूसरा क्या पढ़े हमने, सेंट्रोमियर पढ़े, तीसरा क्या पढ़े, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पढ़े, चौथा हमने क्या पढ़े, सैटेलाइट पढ़े, अब पांचवा पढ़ने जा रहे हैं क्या, टीलोमियर। टीलोमियर क्रोमोसोम के सबसे शीर्ष भागों में, देखो ये कहलाता है, ये शीर्ष वाला भाग कहलाता है टीलोमियर्स। क्या कहलाएंगे, टीलोमियर्स। ठीक है, टीलोमियर्स का काम क्या होता है, ये अगर शीर्ष भागों में अगर यहाँ भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ भी क्या पाया जाता है, टीलोमियर्स पाया जाता है। टीलोमियर्स का काम क्या होता है, टीलोमियर्स क्रोमोसोम के सबसे शीर्ष भागों में पाई जाने वाली संरचना होती है। कौन से भागों में, शीर्ष भागों में, सबसे ऊपर वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली संरचना होती है, जिसको क्या बोला जाता है, टीलोमियर्स कहते हैं। टीलोमियर्स का काम ये होता है कि ये जो रहते हैं शीर्ष भागों में पाए जाने के कारण एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम से अलग करने का काम करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि टीलोमियर्स की ही उपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम जो रहते हैं दूसरे क्रोमोसोम से आपस में जुड़ते नहीं है, उसको विभाजन, कहने का मतलब वो एक दूसरे को अलग करने का काम करते हैं। या बोल सकते हैं कि टीलोमियर्स जो रहते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। क्यों नहीं जुड़े हैं, टीलोमियर्स की उपस्थिति के कारण। इस प्रकार से देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये पूरी संरचना आपको कब दिखाई देती है, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब दिखाई देती है। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू। ठीक है, जब वैल्यू हमने पुट कर दिया और अंडर रूट 18 की जो वैल्यू थी